हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, मानव में पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि मानव के अंदर पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन डाइजेशन कैसे होता है, हम ये पढ़ेंगे। मेन तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीवित प्राणी अपने शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मानव में पोषण का मुख्य रूप स्वपोषी नहीं है, हेट्रोट्रोपिक है, यानी कि परपोषी। स्वपोषी होता है बेटा, ये गलती से लिखा गया, इसको चेंज कर लेना। स्वपोषी होता है कि जो अपना खाना खुद बनाए। मानव कैसा है? हेट्रोट्रोफिक, यानी कि जो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। प्रक्रिया क्या क्या है इसकी? सबसे पहले इंजेशन, यानी कि भोजन को ग्रहण करना। खाना खाते हैं हम, उसको बोलते हैं भोजन का ग्रहण। उसके बाद खाने को हम पचाते हैं। पहले हम दांतों में चबा चबा के खाते हैं, फिर स्टमक में जाता है, यानी कि पेट में जाता है। तो वहाँ पे क्या होती है? पाचन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद होता है बेटा अवशोषण। अवशोषण का मतलब है कि खाना जो हमने खाया है उसमें से आवश्यक तत्व एब्जॉर्ब कर लेना, अवशोषित कर लेना। उसके बाद प्रीवन, अवशोषित हो गए, प्रीवन होगा। अवशोषित कहाँ हुए? हमारे खून में हो गए, मान लिया। उसके बाद प्रीवन होगा, क्योंकि खाना पच कहाँ पे रहा है? पेट में, यानी कि अवशोषित पेट की सतह से हो रहा है। लेकिन चाहिए तो हमारे दिमाग को भी, हमारे किडनीज को, लीवर को, हर जगह हमें क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो कैसे होगा फिर? वो प्रीवन होंगे वो आवश्यक तत्व। उसके बाद क्या होगा? उत्सर्जन, यानी कि जो हमने खा लिया, उसके बाद अवशोषित कर लिया, उसके बाद प्रीवन हो गया, तो बच गया ना, जो वेस्ट है, जो खराब है, जो अनावश्यक है, जो हमें नहीं चाहिए, उसका क्या होगा? उत्सर्जन होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मानव पाचन तंत्र का चित्र दिखा रही हूँ। एज इट इज़ चित्र आपको याद भी करना और बनाना भी सीखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में, पेपर में ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। हर बार पेपर में पक्का आता है, स्पेशली फॉर 10th क्लास। इसमें देखो आप, सबसे पहले है ओरल कैविटी, मुख गुहिका, यानी कि जहाँ से हम खाना खाएंगे। फिर लाल ग्रंथि, यानी कि हमारे मुंह में क्या होती हैं? लाल ग्रंथि होती हैं। क्या होता है? हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह में गई खाना, हम चबाते हैं उसको। जब हम चबाते हैं तो खाना लार के साथ मिलके क्या बना लेता है? बोलस बना लेता है, यानी कि वो गोली सी जो हम गटकने से पहले बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है ना, खाना बिल्कुल नरम हो जाता है, उस वो लाल ग्रंथि से मिलके पहुंच जाता है। आधे से ज़्यादा खाना, आधे से ज़्यादा खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, खाने में जो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है? कहाँ पे उसका पाचन हो जाता है? मुंह में। हमारी जबाड़े में, हमारे मुंह में ही आधे से ज़्यादा खाने का पाचन हो जाता है। उसके बाद ग्रहिका, यानी कि ग्रसिका, यानी कि इसोफेगस, इसोफेगस से खाना होता हुआ कहाँ जाएगा? अमाशय में, यानी कि स्टमक में। अमाशय में क्या होता है बेटा? अमाशय में जब खाना जाता है तो अमाशय की सतह से, अमाशय की सतह से HCl और एंजाइम्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जो कि उस खाने पे क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। खाने के ऊपर एक्ट करने का मतलब प्रक्रिया करते हैं खाने के ऊपर, और उस खाने को क्या करते हैं? पचाते हैं। फिर ज़्यादातर खाना, यानी कि जैसे जो खाने में प्रोटीन होता है हमारे, अभी मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कहाँ पे पच गया? मुंह गुहिका में। लेकिन जो प्रोटीन है वो कहाँ पचेगा? स्टमक में, यहाँ पे। फिर स्टमक में जो खाना पच गया, ठीक है, उसके बाद बचा हुआ खाना कहाँ आता है? शुद्रांत्र, यानी कि यहाँ से होता हुआ, यहाँ से ऐसे बीच में जो छोटी आंत है, यहाँ पे आएगा। फिर छोटी आंत में जब खाना आता है, छोटी आंत में खाने के आने से पहले यदि मैं आपको बताऊं तो पित्ताशय और बेटा अग्नाशय, पित्ताशय और अग्नाशय, इन दोनों जगहों से, पित्ताशय और अग्नाशय, इन दोनों जगह से खाना
जो रस आता है पित्ताशय से, जो पित्तरस होता है, और अग्नाशय से जो पैनक्रिएटिक जूस होता है बेटा, वो कहाँ पे आ जाता है? शूद्रांत्र में आ जाता है, खाने में मिल जाता है। उसका मिलना क्यों जरूरी है? उसका मिलना इसलिए ज़रूरी है बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पेट में खाना था, यहाँ पे जो खाना था, यहाँ पे क्या था? HCl निकला था। HCl कैसा होता है? अम्ल होता है। क्या होता है? HCl अम्ल होता है। और जब अम्ल हमारे शुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत में जाएगा तो उसको परफोरेट कर देगा, उसमें क्या कर देगा? छेद कर देगा सीधा HCl। तो वो HCl सीधा ना जाए, इसीलिए क्या होता है? पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से पैनक्रिएटिक जूस क्या उस खाने में मिल जाता है, यानी कि छोटी आंत में जो खाना जाता है उसमें जाने से पहले वो उसमें मिल जाता है। फिर छोटी आंत में खाने का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। छोटी आंत में क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण होता है छोटी आंत में। अवशोषित खाना फिर छोटी आंत से होता हुआ कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में खाने का अवशोषण बहुत कम होता है। बड़ी आंत में सबसे ज़्यादा पानी का अवशोषण होता है। छोटी आंत में क्या होता है? खाना पचता भी है और अवशोषित भी होता है, लेकिन बड़ी आंत में सबसे ज़्यादा अवशोषित क्या होगा? पानी। और यहाँ से खाना अवशोषित होने के बाद यहाँ से आता हुआ कहाँ जाएगा? आपके गुदा में, यानी कि रेक्टम से होता हुआ, मलाशय से होता हुआ कहाँ आएगा? गुदा से। और जो बचा हुआ खाना है जो हमारे काम का नहीं है, वो उसका क्या होगा? उत्सर्जन हो गया। समझ गए? अब इसको हम देख लेते हैं रिटन फॉर्म में। इस डायग्राम से ही आप बेटा आप सब समझ गए होगे, लेकिन फिर भी हम रिटन फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि हमें लिखित भी आना चाहिए पेपर में, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर चेक करेगा, वो लिखित देखेगा, ये नहीं देखेगा आपको आता कितना। उसको अच्छे अच्छे शब्द दिखने चाहिए। तो हम लिखित में देख लेते हैं। मानव पाचन तंत्र की संरचना अभी अभी मैंने बताई आपको। सबसे पहले पाचन तंत्र की जो संरचना है उसमें सबसे पहले क्या आएगा? मुख और ग्रसनी, यानी कि माउथ एंड फेरिंक्स। यहाँ पे क्या होगा? भोजन को ग्रहण करने और चबाने का स्थान। यहाँ पे और क्या होता है बेटा? लार होता है। लार में क्या होता है? अमाइलेज एंजाइम होता है। लार में जो अमाइलेज एंजाइम है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। मैंने आपको क्या बोला? आधे से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो जाता है? मुंह में। क्यों बोला? क्योंकि लार में क्या होता है? अमाइलेज एंजाइम होता है जो क्या करता है? पाचन करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे, ईसोफेगस की। ईसोफेगस मैंने आपको दिखाई थी बीच में एक पाइप सी, छोटी सी पाइप सी होती है जिसके अंदर और कुछ नहीं होता, सिर्फ खाना उसके अंदर से पेट तक जाता है। यदि कोई पूछे कि मानव पाचन तंत्र में ऐसी जगह बताओ जहाँ पे खाने की पाचन नहीं होता, ना पाचन होता है, ना अवशोषित होता है, तो हम क्या बताएंगे? ईसोफेगस, यानी कि ग्रसनी नली। इसमें क्या होता है? भोजन को पेट तक पहुंचाने वाली नली, यानी कि भोजन को पेट तक पहुंचाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे अमाशय की, यानी कि स्टमक। पेट में क्या होता है? स्टमक में क्या होता है? आमाशय में क्या होता है? तो मैं बताऊं तो भोजन का पाचन। मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि भोजन का पाचन होता है, लेकिन मुख्यतः किसका होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? स्टमक में, यानी कि आमाशय में। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, पाचन कैसे होगा? गैस्ट्रिक जूस में HCl और जो पेप्सिन होता है बेटा, उसकी मदद से। पेट में
क्या होगा, HCl पेट की सतह से HCl और पेप्सिन एंजाइम निकलेंगे जो भोजन के ऊपर प्रक्रिया करेंगे और भोजन का क्या करेंगे, पाचन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे छोटी आंत की। यदि मैं बात करूं छोटी आंत की बेटा, तो छोटी आंत में क्या होगा, पूर्ण पाचन, यानी कि पूरा पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत में। उसके बाद पोषक तत्वों का अवशोषण। मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत में क्या होगा, पोषक तत्वों का अवशोषण होगा और भोजन का पूर्ण पाचन होगा। पित्तरस और अमाशय रस की सहायता से। किसकी सहायता से होगा, पित्तरस और अमाशय रस। इसके बाद बात आती है बेटा बड़ी आंत। बड़ी आंत की बात करूं तो मैंने आपको बताया था बड़ी आंत के अंदर पाचन और अवशोषण बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा क्या अवशोषित होता है बड़ी आंत के अंदर, पानी, यानी कि जल। जल और लवण का पुनः अवशोषण कहाँ होगा, बड़ी आंत में। और क्या होगा, मल का निर्माण, यानी कि वो पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, जो हमारे काम का नहीं है, उसका क्या होगा, उत्सर्जन करने के लिए क्या होगा, उसका निर्माण होगा। ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं बड़ी आंत के अंदर, इसके बाद बता देती हूँ आपको, बड़ी आंत के अंदर क्या होगा, मल का निर्माण होगा। और जो मल निर्माण हुआ है वो हमारे शरीर से बाहर गुदा से निकलेगा। गुदा से क्या होगा, उसका उत्सर्जन होगा। इसके बाद हम बात करेंगे पाचन तंत्र में सहायक अंग। पाचन तंत्र में अंग और पाचन तंत्र के सहायक अंग बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है। ध्यान से सुनो। पाचन तंत्र में उपयोग होने वाले अंग कौन से हैं, पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मुंह है, ईसोफेगस है। लेकिन सहायक अंग कौन से हैं, जो सीधे तौर पे पाचन में मदद नहीं करते, थोड़ा सा हटकर सिर्फ उसमें मदद करते हैं। यानी कि वो कौन से हैं, यकृत, अग्नाशय और ग्रंथियां। ये तीनों क्या करती हैं, मदद करती हैं। ये क्या है, सहायक अंग हैं। यकृत में क्या होगा, पित्त का स्राव करता है, वसा पाचन में मदद करता है। यानी कि यकृत से जो बेटा पित्तरस निकलता है वो किस चीज़ में मदद करता है, वसा के पाचन में। उसके बाद अग्नाशय से जो अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम निकलते हैं, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम निकलते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, पाचन में मदद करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि यकृत कैसे मदद करेगा, पित्तरस का निर्माण करके। अग्नाशय कैसे मदद करेगा, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन का निर्माण करके। तीसरे नंबर पे मैं बात करूं तो ग्रंथियां भोजन को तोड़ने में मदद करती हैं। भोजन को छोटा छोटा तोड़ने में मदद कौन करेंगी, ग्रंथियां। समझ गए। उसके बाद बेटा आगे बात करते हैं हम पाचन की प्रक्रिया। मैंने आपको छोटी छोटी 5 वर्ड बोले थे, भोजन ग्रहण करना, भोजन का अवशोषण करना, भोजन का प्रीवन करना, भोजन का उत्सर्जन करना। वो क्या है, पाचन की प्रक्रिया के हिस्से हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। पहले नंबर पे है भोजन ग्रहण करना। भोजन का मुंह द्वारा ग्रहण क्या होगा, इजेशन। भोजन ग्रहण की प्रक्रिया कहाँ से होगी, मुंह से। पहला इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, भोजन ग्रहण की प्रक्रिया कहाँ से होगी, मुंह से। भोजन ग्रहण द्वारा इसको क्या बोलेंगे, इंजेशन। सेकंड, यांत्रिक और रासायनिक पाचन। दांतों द्वारा यांत्रिक पाचन, एंजाइमों द्वारा रासायनिक पाचन होता है। यांत्रिक पाचन यानी कि बेटा कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। सीधा पूरी रोटी को हम नहीं पचा सकते,
उसको छोटे छोटे में टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है? दांत। ये क्या करते हैं? यांत्रिक पाचन। और एंजाइम्स क्या करते हैं? रासायनिक पाचन। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं बात करूं तो क्या है? अवशोषण। अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा पोषक तत्वों का, रक्त में क्या होगा? अवशोषण होगा। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आएगा? प्रीवन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। प्रीवन, अवशोषित पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न अंगों में उपयोग क्या होगा? प्रीवन होगा। एसिमिलेशन होगा, यानी कि उसका उपयोग करना बेटा। प्रीवन तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। उसके बाद है उत्सर्जन, इजेशन, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का मल के रूप में उत्सर्जन। जो हमारे काम के पदार्थ नहीं हैं, जो हमारे अवशोषण करने के बाद बच गए हैं, उनका क्या होगा? उत्सर्जन होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो आहार के प्रकार। जो हम खाना खाते हैं उसमें जो हमारा पोषक तत्व हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं बेटा मेनली 5 प्रकार के। पहला, कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? मुंह में होता है। क्यों? लार में अमाइलेज एंजाइम होता है, और अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। उसके बाद मैं दूसरे नंबर पे यदि बात करूं तो क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन शरीर का निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। यदि मैं बेटा प्रोटीन की बात, कार्बोहाइड्रेट का कैसे होगा? अमाइलेज की मदद से। कैसे होगा? अमाइलेज, ठीक है। और यदि प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन का कैसे होगा? पेप्सिन। कैसे होगा बेटा? पेप्सिन से। उसके बाद तीसरे नंबर पे वसा का। वसा का कैसे होगा? लाइपेज एंजाइम की मदद से। कैसे होगा? लाइपेज एंजाइम की मदद से, ठीक है। उसके बाद विटामिन और खनिज रोगों से बचाव करते हैं। आपको एक बात बता दूं, विटामिन बहुत थोड़ी मात्रा में शरीर को चाहिए होते हैं, और विटामिन सिर्फ हमारी रोगों से बचाव करते हैं, ठीक है। उसके बाद 5वां है जल। जल का क्या काम है? शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ये 5 हमारे क्या हैं? आहार के प्रकार हैं। समझ गए? उसके बाद मैं बात करूं आगे, तो मानव पाचन तंत्र हमने पढ़ा। क्या महत्व है इसका? क्यों पढ़ा रही हूं मैं आपको? एक तो महत्व है कि हमारे पेपर में पूरे नंबर आएंगे यदि आप ऐसे लिख के आओगे। दूसरा महत्व, हमारे जीवन के लिए जो महत्व है, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, क्या खाने से हमारा क्या होगा, और हमारे शरीर में पाचन कहाँ पे होता है, हमारे शरीर का ख्याल कितना रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। सबसे पहले क्या महत्व है? ऊर्जा प्रदान करता है बेटा। दूसरा, शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए चाहिए होता है क्या? हमें पोषण। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। यदि कोई इंसान अच्छा खाना खाता है तो उसके अंदर रोगों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। उचित शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ये चारों मेन क्या है, हम इसके लिए महत्वपूर्ण है कि हमें क्यों चाहिए पोषण। थैंक यू बेटा। यदि किसी को इसके अंदर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप डाउट पूछ लेना। थैंक यू।